तो प्यारे विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सबको रामबाण क्लासेस बाय मनोज सर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथ में आज रामनवमी का पर्व भी है, तो आप सभी लोगों को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ मैं आपको जो आज टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसी से संबंधित क्या है। आज आपको बच्चे, आपने देखा कि हमने आपको विभिन्न विषयों से संबंधित कुछ वीडियो बना करके YouTube पर पोस्ट किया गया, जिसको आपने देखा, प्रेम दिया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के क्रम में आज आपको भारतीय संविधान के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, जिसको आप अपने कॉपी पर लिखेंगे भी और सुनेंगे, समझेंगे क्या हम संविधान के बारे में कर रहे हैं। देखिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जब अंग्रेज हम लोगों के देश से चले गए, अर्थात जब जाने को हुआ, तो उन्होंने कहा ये देश कैसे चलेगा। देश के नेताओं से कहे, उन लोगों ने कहा कि हम इसका अपना एक प्लान बनाएंगे। उसी प्लान के अंतर्गत विभिन्न देशों में जो प्रक्रियाएं चलती थे उसको लेकर के और एक लिखित संविधान बनाया गया। लिखित संविधान में, जिसको हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, भारतीय संविधान, जो कि इसी के चलते कोई भी, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री महोदय हों, चाहे नीचे के जितने अधिकारी हों, ऊपर के अधिकारी हों, सभी लोग इसी संविधान के दायरे में रह करके काम करते हैं। कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वाले बच्चे को संविधान जानना पड़ता है, क्योंकि जब वह सेवा करने जाएगा क्षेत्र में, तो उसको ये सब बातें जानना जरूरी है। उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, जो संविधान भारत का बना वह दुनिया का विशालतम संविधान है। दुनिया का विशालतम संविधान है। सोचिए आप, यह जो संविधान ऐसे नहीं बन गया, इसको बनाने में काफी समय लगा, लेकिन समय की बात अलग है। सबसे पहले जब ये संविधान बन करके तैयार हुआ, आपको वही मेन पॉइंट वही बताना चाह रहे हैं जो कहीं न कहीं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल जाए, वो आपको बताना चाह रहे हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, तो वह अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। इसके बाद संविधान हम लोगों के देश में कब लागू हुआ, तो वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ध्यान देंगे आप, इस डेट को आप याद रखेंगे कि जो ये किस डेट को अंगीकृत हुआ, बन करके तैयार हुआ, और किस डेट को ये लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आप ये भी सोचते होंगे 26 जनवरी ही क्यों दिन चुना गया। ऐसा किताबों में लिखा गया कि जो कांग्रेस थे वह 26 जनवरी के दिन नेहरू जी की अध्यक्षता में, अंग्रेज थे तभी भी 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। यह तिथि, यह दिन ऐसा था, इसीलिए उस दिन को चुना गया 26 जनवरी 1950। दूसरी बात, जब इसमें संविधान बन जाएगा, किसी को भी कहा जाता है, अगर एक व्यक्ति के हाथ में
पूरी शक्ति मिल जाए तो हो सकता है उसको घमंड भी हो सकता है। वो यह सोचता है कि अब सब कुछ मालिक तो हम ही हैं, हमारे ही हाथ में सब कुछ सत्ता है। लेकिन संविधान बनाने वाले निर्माताओं ने काफी सोच विचार करके इसकी रचना किए, इसमें लिखे। उन्होंने क्या किया कि शक्तियों का विभाजन कर दिए, पावर का विभाजन कर दिए, शक्तियों का विभाजन हुआ। कैसे विभाजन हुआ? उसमें 3 स्तर पर शक्तियों का विभाजन हुआ। एक विभाजन हुआ केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। इसका मतलब समझिए, केंद्र सूची का मतलब ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि 2 तरह से आपकी सरकार, जैसे हम लोगों का देश है तो उस देश की जो राजधानी है वहां पर जहां पर प्रधानमंत्री, पीएम, देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बैठ करके और सत्ता देश पर चलती है, वह केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। उसको कुछ अधिकार दिए गए जो कि आप देश में क्या करेंगे, आपका राज्यों के साथ कैसा संबंध होगा, इसकी जो चर्चा की गई वह केंद्र सूची में की गई। आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वह वास्तविक शक्ति उन्हीं के हाथों में होती है। राष्ट्रपति वास्तव में देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति बच्चे देश का प्रथम नागरिक है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वह प्रधानमंत्री में ही होती है। दूसरी बात राज्य सूची की आई। जो राज्य हैं उनको भी अपना कार्य करने के लिए अलग से निर्धारण किया गया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सपोज करिए कोई भी मैटर आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई घटना हुई और उसकी सीबीआई जांच करानी है, सीबीआई जांच करानी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सपोज करिए, तो उसमें जब प्रस्ताव अगर राज्य लिख करके जब केंद्र को देता है तभी वह पारित होता है। अगर ऐसे नहीं हुआ तो और भी प्रक्रियाएं होती हैं, आप कोर्ट में भी जा करके आर्डर लोग करा लेते हैं। लेकिन ये वास्तव में संविधान में देखिए, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, सबका अलग अलग कार्य बटा हुआ है। तो कहने का मतलब कि ये राज्य सूची में अलग से कार्य बताए गए कि आपके सीमा में क्या क्या आएगा। दूसरी बात बच्चे, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाए, वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जैसे आपका एजुकेशन, शिक्षा, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पर दोनों लोगों को अधिकार है जो बनाते हैं कानून एजुकेशन के ऊपर। तो ये शक्तियों का विभाजन किया गया। कहा भी जाता है कितनी ऊंची सोच उन लोगों ने बनाया। एक आदमी, आगे इस पर चर्चा होगी, शक्ति एक आदमी को हो सकता है उसको घमंडी भी बना सकती है। ऐसा कहा जाता है कि आदमी के पास जब पावर आता है, शक्ति आती है, तो हो सकता है उसका वह मिसयूज भी कर सकता है। इसलिए शक्तियों का विभाजन कर दिया गया कि नहीं, आपका ये अधिकार होगा, आपका ये अधिकार होगा। अगर ये विषय है तो उस पर दोनों लोग अपना राय दे सकते हैं, मिल करके कानून बना सकते हैं। जब बात आगे को बढ़े तो यहां से देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, जहां से ये प्रस्तावना शुरू होती है, उसमें शब्दों का कुछ क्रम है जो हमेशा
आपसे पूछा जाता कि इसका मतलब क्या है, जैसे पहले नंबर पर जो है संप्रभुता संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष सेकुलर होंगे, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी प्रजातंत्र जिसको कहते हैं, और गणराज्य हो गए कि आप जो चयन होगा उसका मतलब बताएंगे आपको। इसमें सबका अलग अलग व्याख्या कर दे रहे हैं। देखिए कैसे। संप्रभुता संपन्न का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर सर्वोच्च शक्ति होगी, शुरू की और लास्ट की दोनों शक्तियां उसी के अंदर रहेंगी, प्रारंभिक और अंतिम सब कुछ शक्ति अगर उसके अंदर है तो उसी को कहा जाता है संप्रभुता संपन्न। जब बात समाजवादी शब्द की आती है तो समाजवादी का मतलब ये होता है कि इसमें व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाएगा बल्कि समाज को दिया जाएगा। व्यक्तियों के मिलने से ही समाज बनता है, सोसाइटी बनती है। तो इसमें समाजवादी में ये कहा गया कि कोई भी सरकार होगी तो वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, सबका कार्य करेगी, मतलब वह समाज का विकास करेगी, वह समाजवादी। कहने का अर्थ है इसमें व्यक्ति विशेष का विकास नहीं है, समाज का विकास है, उसे समाजवादी कहते हैं। तीसरा पॉइंट पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को हम लोग धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, सेकुलर कहते हैं। मतलब हम लोगों के देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी है, लेकिन ये संविधान में कहा गया कि आप अपने धर्म को मानिए, कोई भी आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यह संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है और लोगों से ये आशा भी करता है कि आप किसी भी धर्म को ये न कहें कि ये धर्म छोटा है, वह धर्म बड़ा है। सभी धर्म समान है, सबका अपना अपना महत्व है। उसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, कि हम किसी एक के तरफ नहीं हैं, कि हम केवल एक धर्म को कह दें कि हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है। आशा करते हैं बच्चे आप इस बात को समझ रहे होंगे, जानते भी होंगे, तभी भी उसको समझने की कोशिश करें। आगे की प्रक्रिया में गणराज्य का मतलब आपको बता दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस देश का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति, वह पहले नंबर पर है, प्रथम नागरिक होता है। जैसे गांव है तो गांव का जो ग्राम प्रधान होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, तो वह गांव का प्रथम नागरिक कहा जाता है। उसी तरह से गणराज्य का मतलब है जिस देश का प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, उसे गणराज्य कहा जाता है। ध्यान दीजिए, कहीं पर भी आप देखते हैं, जिससे कहीं भी आप देखिए कि अगर आप सपोज करिए प्रदेश में ही आप देख लीजिए, अगर मुख्यमंत्री का चुनाव करना है तो मुख्यमंत्री जब चुनाव होता है एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका पूरा नाम होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का जब होता है तो उसमें और भी रूल हैं, लेकिन जो एमएलए होते हैं वही लोग मिल करके अपना एक नेता चुनते हैं, लेकिन एमएलए को जनता ने ही चुना है। कहा भी जाता है, आप जानते हैं महत्व इन लोगों का अधिक क्यों है, संविधान में भी है, ऐसे भी है कि जो इलेक्टेड होता है वह सिलेक्टेड से बड़ा होता है। ऐसा है, आप पढ़ने में तेज हैं तो आप नौकरी पा जाएंगे, कंपटीशंस फाइट कर लेंगे, लेकिन जनता का
सहयोग प्राप्त करना, समर्थन प्राप्त करना, ये बड़ी बात होती है। इसलिए ये संविधान, यही देखिए हमारा संविधान कितना लचीला भी है, ऐसा नहीं है। इसकी खासियत को आप देखिए, ऐसे समझ सकते हैं आप कि आप कोई व्यक्ति अपराधी घोषित हुआ, सपोज करिए उसको जिला न्यायालय ने कर दिया, वह हाई कोर्ट से भी अपराधी घोषित हो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी हो गया, लेकिन संविधान का पावर देखिए, लोगों का विचार देखिए, अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह उसका मृत्यु दंड भी माफ कर सकता है। ये है पावर। सभी लोग कहते हैं कि नहीं, इसको कंडेम्ड टू डेथ, मृत्यु दंड की सजा दे दी जाए, लेकिन देश के राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि वह चाहेगा तो उसको माफ भी कर सकता है। ये बातें संविधान में लिखी गई। यही नहीं, कोई भी आप देख लीजिए, जितनी शक्तियां हैं, कोई भी है, जब उनको जान जाता है तो उसके अनुसार वह करता है, बोलता है, समाज में रहता है। इसलिए यह एक पवित्र पुस्तक की तरह है। आपका संविधान पवित्र पुस्तक ही समझिए आप, कि इसमें जीवन के जीने का नियम कानून बताए गए, कैसे देश चलेगा, कैसे राज्य में संचालन होगा, सीएम का क्या अधिकार होगा, एमएलए के क्या अधिकार होंगे, एमपी के क्या अधिकार होंगे, ये सब जितनी चर्चा है, अभी तो हम कम कर रहे हैं, सब इस संविधान के द्वारा सब लिखित में है। सोचिए आप। दूसरी बात है कि जब इतनी प्रक्रिया में हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें बात आती है कि अनुच्छेदों की, आर्टिकल की, धाराएं जो बनी हैं, ये सब जितनी भी बातें अनुसूचियां हैं, वो आपको कभी चर्चा करेंगे, क्रम से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केवल प्रारंभिक तौर पर आपको केवल हम इस संविधान के महत्व के बारे में केवल चर्चा कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी चीज है संविधान, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं। और कोई भी सिविल क्षेत्र की तैयारी करने वाला छात्र इसको अवश्य ही पढ़ता है, इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्यों ऐसा है? इसीलिए है कि जिस चीज को करना है तो उसको आपको अपने अधिकार को जानना होगा। जिसे हमने कहा कि हम व्यक्ति विशेष का नहीं करेंगे, समाज का करेंगे, पंथ निरपेक्ष है, हम किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। सपोज करिए आप पढ़ करके समाज में बच्चे अधिकारी बनेंगे, जब अधिकारी बने आपके सामने वैसा मैटर आया तो आप पहले से पढ़े हैं कि ना, हमको ये पढ़ाया गया कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, सेकुलर है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं देंगे, उसके अनुसार वह व्यक्ति अपना निर्णय लेता है, क्योंकि वहां पर पावर लिखा गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं जानते, लेकिन ये जो प्रक्रियाएं हैं उनके विषय में अभी आपको हम जो भी बता रहे हैं सब प्रारंभिक तौर पर बता रहे हैं। इस मान लीजिए हमने सीएम के बारे में आपसे कह दिया कि ऐसे भले मुख्यमंत्री बना जो भी व्यक्ति, तो वह विधानसभा में बहुमत दल का नेता रहेगा। उसको लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं, हम लोगों के नेता यही रहेंगे, तो उन्हीं को राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए कहते हैं कि आप इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनिए, और उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं कि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का मतलब आप इस प्रदेश के राजा हैं। तो कहने का मतलब कि जो इसमें से हमने आपको अभी प्रारंभिक तौर पर कुछ बताने का प्रयास किए कि आप इतना जानते हैं, इसमें से जो कॉम्पिटिटिव नॉलेज आपका है उसमें इन सूची को याद रखिए। शक्तियों का विभाजन,
संविधान कब लागू हुआ, ये जनरल सी बात है जो प्रत्येक प्रतियोगी को जानना चाहिए। कब अंगीकृत हुआ, ये भी आपको जानना चाहिए। तो समय समय के अनुसार जैसे जैसे इसकी प्रक्रिया आगे को जब बढ़ाएंगे तो आपको और भी बातों की चर्चा हम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को देखिए और अपना सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।